अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। एक तरफ पंजाब के महाज पर अहम और अनयूजुअल, जिनको गैर मामूली कहते हैं, वो मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ मईशत के नाम के ऊपर सियासत भी हो रही है और इस वक्त तबसरे भी हो रहे हैं। आज एक अहम मुलाकात हुई पंजाब के वज़ीर आला हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की, और इस मुलाकात में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक किया गया है, जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक, और दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत करने के ऊपर इत्तफाक किया गया। इससे पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब वो ये बात कह चुके कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अगले 10 साल तक इकट्ठे चलने के ख्वाहिशमंद हैं। PDM, जो कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सी मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली और मुख्तलिफ सियासी प्रोग्राम रखने वाली सियासी जमातों का एक मजमुआ है, जिसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एक सियासी इत्तेहाद बनाया था। अब उसमें खबर यह है कि वो पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद बनकर सामने आ रहे हैं। जो ये मुलाकात हुई उस हवाले से तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये इत्तेहाद पंजाब में चल सकेगा, और नून लीग जो कि खुद को पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात कहती है, वो पीपल्स पार्टी को पंजाब के इंतखाबी मैदान में कितनी जगह दे सकती है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी तो हैं जिनका उन्होंने मुकाबला करना है, जहां जो पंजाब पर अपना फोकस खास तौर पे जमाए हुए हैं। आजकल उन्होंने कुछ पार्टी के ओहदेदारों को भी तब्दील किया, ओहदों के अंदर जो पार्टी के हैं वो तब्दीलियां की, और साथ ही जो एक तरफ कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च से तो वो कुछ पीछे हटे हैं। उनने जो थोड़ी देर पहले आज बयान दिया बनी गाला में, वो अपनी रहायशगाह के बाहर वकला से खिताब कर रहे थे, बड़ी तादाद में वकला वहाँ पर थे। तो खान साहब ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन को, ये जो हुकूमत में है जमातें, ये इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन करवाना चाहते हैं। जब तक साफ इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी उनकी ये तहरीक चलती रहेगी। और इसके साथ साथ ही वो ये भी खबरें हैं, जो इसका इजहार वो खुद भी कर चुके पहले, कि वो इस बार खुद टिकट देंगे पार्टी उम्मीदवारों को। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वो क्या करने जा रहे हैं, जबकि खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि इस वक्त PTI के अंदर जो रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद है, अक्सर ऐसे हैं जो ये इख्तलाफात रखते हैं कि हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था कौमी असम्बली का। हम ये देख भी रहे हैं कि कौमी असम्बली में एक तरफ इस्तीफे दिए हुए हैं, लेकिन उनकी कन्फर्मेशन के लिए PTI के अरकान नहीं जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को लड़ने की तैयारी है, तो इस पॉलिसी को PTI की क्या समझा जाए। तीसरी तरफ आज खबरों की जीनत काफ लीग भी है, जिसके रहनुमाओं ने कल वज़ीर आला हमजा शहबाज से मुलाकात की और साथ चलने की भरपूर यकीन दहानी कराई चौधरी सालिक ने। इसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प ट्विटर के ऊपर एक्सचेंज भी हुआ, जो PTI के सीनियर रहनुमा हैं एजाज चौधरी साहब, उनके और मोनिस इलाही के दरमियान, उसका भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। और आखिर में जो हम मईशत के बारे में बात करें, इस वक्त ऑब्वियसली जो हमारी कौम है, जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, और हम भी, सबका सबसे बड़ा मसला मईशत है, तो उसके हवाले से बड़े मुतज़ाद किस्म की बातें आ रही हैं। नज़र ऐसा ही आ रहा है कि सब इसके ऊपर सिर्फ सियासत ही करना चाह रहे हैं। एक तरफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने IMF के सामने घुटने टेक दिए हुकूमती इत्तेहाद ने। दूसरी तरफ आज का ही बयान है वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का, जिसमें वो ये कहते हैं कि PTI हुकूमत की जो IMF के साथ डील किया था, अगर उसके मुताबिक ही चलते और जो PTI की पॉलिसी है उसके मुताबिक चलते, तो पेट्रोल आज 30 रुपये लीटर पर होता। तो अब हम इसके ऊपर भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल स्टेटस इस वक्त हमारी मईशत का जो है, उसको देखते हुए क्या दोनों अतराफ से उसके ऊपर सियासत की जानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ग्रैंड डायलॉग की बात की थी, जिसके ऊपर कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की। आज उन्होंने बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई इसी सिलसिले में। क्या ये सिलसिला आगे भी चलेगा, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जैगम खान साहब से उनका ओपिनियन जानेंगे, और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कायरा साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। आगाज़ में वलीद इकबाल साहब आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि खबरें बहुत सारी मुतज़ाद हैं, तो ये बातें ठीक हैं इस वक्त के PTI में बहुत सारे ऐसे अरकान हैं, इख्तलाफ राय तो होता है, लेकिन बड़ा बाकायदा तौर पर सुना है कि खान साहब के सामने रखा गया कि कौमी असम्बली में वापसी होनी चाहिए, और इन द फर्स्ट प्लेस ये फैसला ही ठीक नहीं था कि हमने कौमी असम्बली का बॉयकॉट कर दिया। नहीं जी, मैं कल इस पे फवाद चौधरी साहब तफसील से बात कर चुके हैं हमारे पास चैनल पे। इस पे बहस जरूर हुई और इख्तिलाफ तो जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन कोर कमेटी ने इस पे वाज़ेह फैसला यही किया कि जो नेशनल असम्बली से इस्तीफों का सिलसिला है उस पर कायम रहेगी पार्टी, और कोई वापस जो है, ये कोई किसी की इनफरादी हो सकती है ख्वाहिश, और वो अगर इस ख्वाहिश पे अमल भी करें तो उसका बहुत नुकसान उठा सकते हैं सियासी तौर पर भी। वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का बड़ा वाज़ेह फैसला है, और वो बिल्कुल इस मुसल्लत और इम्पोर्टेड हुकूमत और सारे प्रोसेस जिसके जरिए
इस असेंबली को इस्तेमाल किया गया उसको मुस्तरद करती है और उसको लेजिटिमेसी देना ही नहीं चाहती। तो इसलिए कोई वहां वापस जाने का सवाल नहीं पैदा होता। मैं इस बात में जरूर कुछ हद तक उससे कर सकता हूँ अग्री एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, अगर वहां रहते तो एक एडिशनल हमारे पास थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट होता, लेकिन हमारे पास और बहुत से थिएटर्स ऑफ प्रोटेस्ट हैं। सेनेट में रखा हुआ है हमने थिएटर ऑफ प्रोटेस्ट। पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में हम मुकाबला कर रहे हैं इस असेंबली को, और जिस असेंबली ने हमको ये भानुमति का कुंभा दिया है, जिसमें जो ये इलेक्शन में हुकूमत अब हम हाथ चला रहे हैं, जिस तरह आप चला रहे हैं आपके सामने, इसको कोई लेजिटिमेसी नहीं देगा पीटीआई का। ठीक है, अब ये आपका पॉइंट है जिसका फवाद साहब ने भी कल जिक्र किया, लेकिन कुछ और दीगर ये बातें कि जमात के अंदर सख्त इख्तलाफ इसके ऊपर कुछ बातें उसको सपोर्ट करती हैं। मैं दोबारा आपसे वलीद साहब इस बारे में बात करूंगी। जैगम साहब, अब इस पर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि कौमी असम्बली के अंदर अपना एक बाकायदा अपोजिशन का किरदार अगर पीटीआई का इस वक्त होता तो बेहतर सूरत हाल होती है। एक हुकूमत के ऊपर भी जो अपोजिशन है बाकायदा तौर पर होना बहुत अहम होता है एक जमहूरियत के अंदर। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह वलीद साहब कह रहे हैं कि हम पंजाब और सेनेट में काफ़ी है उनके लिए एक सियासी किरदार अदा करना, यहाँ पर वो लेजिटिमाइज नहीं कर सकते इस हुकूमत को, ये पॉलिसी ठीक है इस वक्त पीटीआई की? वलीद साहब ये कह रहे हैं कि वो इस असम्बली को, यानी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान को लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते। इसी असम्बली ने ही वज़ीर इमरान खान साहब को मुंतखब किया था, इसी असम्बली ने ही 3.5 साल उनको हुकूमत दी, और जिन उनके इत्तेहादियों ने उनको छोड़ा उन इत्तेहादियों के साथ होने की वजह से ही उनकी हुकूमत चल रही थी। तो लेजिटिमेसी तो ये दे चुके हैं। इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि 2018 के इलेक्शन गलत थे या ये असम्बली किसी वजह से मशकूक थी। सिर्फ इस वजह से कि उनके अलाइज ने उनको छोड़ा और उनकी हुकूमत गिर गई, वो बाहर आ गए हैं। लेकिन इस वक्त भी आप देखिए, अगर वो असम्बली से निकलना चाहते तो उसका एक पॉलिटिकल तरीका भी था कि एक दिन इमरान खान तमाम मेंबर्स को एक जुलूस बनाकर चले जाएं असम्बली में और वहाँ धुआंधार तकरीरें करें और बड़ी सख्त बातें जिस तरह वो कहते हैं वो कहें, उनके मेंबर्स कहें। 2-3 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि हर मेंबर 1-1 घंटे की तकरीर करे और कहे कि मैं छोड़ रहा हूँ, इस वजह से छोड़ रहा हूँ। तो छोड़ना तो मुश्किल नहीं है, एक पॉलिटिकल स्पेक्टिकल बना के, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्पेक्टिकल क्रिएट करके वो छोड़ सकते हैं। वो रास्ता तो खुला है, लेकिन जाहिर है कि पीटीआई ये ऑप्शन अभी खुला रखना चाहती है। उन्होंने जो छोड़ा है असम्बलीज को, अभी सिंबॉलिक तौर पर छोड़ा है, टेक्निकली नहीं छोड़ा है। ये भी इतलात हैं कि उनके पास अभी तक जो है वो बहुत से मेंबर्स या शायद तमाम मेंबर्स उनके जो हैं वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मरात भी ले रहे हैं, शायद उन्होंने अपने जो अपार्टमेंट है वो भी नहीं छोड़े। और फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा भी है कि हम वापस आ सकते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो हो तो हम वापस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर इलेक्शन पे बात ये लोग करना चाहें तो हम वापस आ जाएंगे। वो तो फवाद चौधरी साहब ये बात भी कह चुके हैं, वही आज खान साहब भी रिपीट करें इस बात को। अब वलीद इकबाल साहब क्योंकि स्टूडियो में भी तशरीफ फरमा हो गए, तो सर अब कहिएगा, एक तो वेलकम आपको बाकायदा तौर पे कहूँगी, सपोर्ट क्या बातें करती हैं? आमिर डोगर साहब के हवाले से ही ज़राए ने दावा किया, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तरफ से तो इस पर डिनाइल नहीं आया, अहम आपकी जमात के रुकन हैं, वो ये कहते हैं कि बायकॉट ना किया जाता तो उस दिन से राजा रियाज और समेत दीगर जो अरकान हैं वो डीसीट हो चुके होते। फिर आज एक रिसर्च भी मैं पढ़ रही थी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक रिसर्च का सर्वे है, इसमें 60% अवाम से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि खान साहब को लॉन्ग मार्च का आइडिया मुस्तरद कर देना चाहिए और असेंबलियों में आ जाना चाहिए। सो अब जो बात जैगम साहब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंबॉलिकली छोड़ा है, तो फिर या तो इस्तीफों की तस्दीक कर दी जाए, वरना कौमी असेंबली में बैठ के बहुत अच्छी ऑपोजिशन का किरदार पीटीआई अदा कर सकती है इस वक्त। मैंने तो आपको अर्ज किया और अब मैं ज़रा, क्योंकि उस वक्त मैं फ़ोन पे था ना, तो अब मैं इन पर्सन हूँ, तो पहले तो मैं ये आपको फिर से वो बात कह रहा हूँ, लेजिटिमेसी देना किसको, और ये तो बड़े सगीर का मशहूर वो एक तरह की पोइटिक किस्म की कहावत भी है ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये जो आपने कभी तमहीद में अपनी यही बात की थी ना कि ये 12 या 13 जमातें और तिनका थोड़ा थोड़ा भी है कि बहुत तिनका थोड़ा भानुमती ने कुंभा जोड़ा। खुसूसियत और अपनी मैच्योरिटी कहते हैं कि वो साथ बैठ गए। इस भानुमती के कुंभे को नहीं लेजिटिमेसी देना चाहते, वो तो जमहूरियत की खूबसूरती कहते हैं इन सारी जमातों के इकट्ठ को। बिल्कुल जी, ये इन सारी जमातों का कोई किसी किस्म की इनमें कोई आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है, किसी किस्म की नजरियाती इनमें वो नहीं है, हमाहंगी। ये सिर्फ अपनी गलतकारियों को छुपाने के लिए। और खान साहब ने तो बहुत, जब छोटी सी हमारी पार्टी होती थी उस वक्त, और ये वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट जो है हमको मिला करते थे एक हल्के में, जो अब पंजाब में और लाहौर में पीपीपी का हाल है कि वाकई 2,500 हज़ार वोट उनको एक नैशनल असेंबली के हल्के में मिले हैं। आप कह रहे हैं कि उनको स्पेस पंजाब में मिलेगी, और खान साहब ने यही कहा था उस वक्त कि ये एक देखना, एक दिन एक तरफ मैं होऊंगा और ये सारे इकट्ठे
कायरा साहब ने ज्वाइन कर लिया, वो उनसे पहले सवाल कर लेते हैं। कायरा साहब, आपको खुश आमदीद कहूंगी प्रोग्राम में। सेनेटर वलीद इकबाल साहब से इस बारे में बात हो रही है तो वो ये कहते हैं कि ये सारी जमातें इकट्ठी बैठ गई हैं। कल परसों आपका भी हमने बयान देखा, आपने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब 10 साल तक इकट्ठे चलने की बात करते हैं, तो उसके ऊपर बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि माजी एक रहा है दोनों जमातों का। अब एक तरफ है पीटीआई, वो कौमी असेंबली में भी नहीं आना चाह रहे, तब वो कहते हैं कि लेजिटिमाइज नहीं करना चाह रहे, वलीद साहब कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को। लेकिन ये भी एक सवाल है कि किस बेसिस के ऊपर आप समझते हैं कि 10 साल तक आपके मामला चल सकते हैं, जबकि इतने इख्तलाफात रहते हैं मुख्तलिफ मामलात पे। कायरा साहब, देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि हम तो भानुमती का कुंभा ठहरे और काफ लीग जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू थे वो खान साहब के साथ चले गए। वो इनके नेचुरल इत्तेहादी, फितरी इत्तेहादी थे, हमारे तो अननेचुरल हैं। पे जो MQM है वो पाकिस्तान की दुश्मन जमात थी खान साहब से बकौल। खान साहब के साथ आ गए तो वो खान साहब के नजरियाती साथी बन गए, वो मुहब्बे वतन हो गए। सो इस तरह की गुफ्तगू जितनी भी करेंगे, अगर गिरी हुई बातें करेंगे तो बाकी सब भी बेशुमार इल्जाम है जी जितने जहान के हैं लग जाएंगे। रही बात लेजिटिमेसी की जी, ये एक जो तस्वर है ना खान साहब के दिमाग में, उनकी जमात के दिमाग में भी आ गया है, एक घमंड या गरूर या क्या उसको कहा जाए, उसका क्या नाम दिया जा सकता है, या उससे भी बढ़ के अपने आप की खुद सताइशी, यानी मैं ही अक्लमंद हूँ, मैं ही दिलेर हूँ, मैं ही बहादुर हूँ, मैं ही मसाइल का हल हूँ, मुझे अमेरिका का पता है, मैं यूरोप को जानता हूँ, मैं फाटा को जानता हूँ। यानी एक बंदा है जो कहता है मुझे ही सबको पता है और सब कुछ का जो पता है वो हाल आपने सारी कौम ने देख लिया है। पॉलिसी सारी वो कमाल की हैं कि जो पॉलिसी बनाई, जो फिलॉसफी लेके चले, जो डिसीजन लिया, उससे यू टर्न लिया। यू टर्न सबसे बड़ी पॉलिसी है। मुबारक हो इनको। अर्ज ये है कि हम जो बात मैंने कही थी वो जिस तनाजुर में थी वो बिल्कुल बड़ा वाज़ेह था, लेकिन उसको इस तरह डिबेट किया जाएगा, मर्जी आप जिस तरह चाहे उसको करें। एग्जैक्ट तनाजुर भी कायरा साहब जरूर समझाएं। मैंने ये कहा था कि इस वक्त मुल्क के मसाइल ये हैं, इतने गंभीर हैं, एक डिबेट हो रही थी ना, तो उसके इतने गंभीर मसाइल हैं कि हमारी जमातों के अंदर, और मियां नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा ये बात इसका इजहार किया कि मुल्क के मसाइल इस वक्त इस कदर ज्यादा हैं कि हम 10 साल तक भी अगर सारे इकट्ठे होकर सर जोड़ के चलें तो तब शायद हम इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकें। नेसेसरीली ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, हम इकट्ठी एक जमात के तौर पे हो जाएंगे, लेकिन सारी जमातें एक यकसुई के साथ अगर पाकिस्तान की इस मामले में आगे बढ़ेंगी तब शायद मसाइल का हल होगा। हमारे अंदर भी यही सोच है कि कोई एक जमात मसाइल का हल नहीं रखती इस वक्त। आपको कलेक्टिव विजडम के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। कलेक्टिव विजडम मसाइल का हल निकालेगी। का ख्याल ये है जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर मुझे मैं सवाल भी इसमें ऐड कर लूँ। अगर अब एक तरफ जो हम हुसैन शाहिद खाकान साहब को भी सुन रहे थे, एक पैरानोया का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगी, नजर आ रहा है हमें नून लीग के हलकों के अंदर कि सारी चीजों का बोझ हमारे ऊपर आएगा। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों ने ये कहने की हद तक तो कह दिया कि हम सब इस चीजों को ओन करेंगे, लेकिन जिस किस्म के फैसले हैं कि पहले 30 रुपए बढ़ाया, फिर कुछ दिन बाद एक 30 रुपए बढ़ा दी गई पेट्रोलियम की कीमतें, तो वो उसके ऊपर एक सवाल उठा। पहले से मालूम भी था कि हालात कैसे हैं। अब डॉलर को भी अगर आप देखें मुस्तहकम करना मकसद था, टेक्निकलिटीज में जाए बगैर, लेकिन अवाम की हद तक तो यही है कि एकदम फौरी थोड़ा स्टेबल हुआ, आज फिर 207 के ऊपर ओपन मार्केट के अंदर था। तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के ये तमाम जो फैसले होंगे उन पे कोई इख्तलाफ नहीं रखती, और अगर रखती है तो फिर ओन कैसे किया जाएगा, ये मुमकिन कैसे है कि हम एक इत्तेहादी हुकूमत है, उस हुकूमत में मेजॉरिटी पार्टी लीड कर रही है। मेजॉरिटी पार्टी मुस्लिम लीग है इस कोalition की, उसके बाद हमारा नंबर है, फिर मौलाना है, फिर बाकी जमातें। तो गुजारिश ये है कि लीड पार्टी ने लीड करना है, बाकी जमातें उनके साथ हैं, और मेरी जमात के सरबराह बिलावल साहब उस कैबिनेट का हिस्सा है, खाली उनकी जमात नहीं है, हम उनके साथ 10 वज़रा हैं। मैं भी उनमें मशीर में भी उनके साथ शामिल हूँ। तो हम गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में उनके साथ हैं। ये एक डिबेट की गई पैनिक क्रिएट करने के लिए या उनको बददिल करने के लिए कि जी आपके ऊपर बोझ आ जाएगा आपको। भाई जब हर फैसले में हम साथ हैं, सारी जमातें साथ हैं, तो फिर ये कलेक्टिव गवर्नमेंट के फैसले हैं, ये किसी फर्द के फैसले नहीं हैं। जो काबीना फैसले कर रही है उस काबीना का तुम सारे हिस्सा हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा ख्याल, मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि हमारा ख्याल ये है कि हम कलेक्टिवली इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक तल्लुक कानून साजी का है या हम लोग इकट्ठे हो गए हैं
और हमने कुछ इस मुल्क के आइन और कानून को सिर्फ अपनी केसेस के खात्मे के लिए इस्तेमाल करना है, तो कोई एक सूरत ऐसी नहीं है। अदालत ने उसका सुओ मोटो लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट देख रही है या देख लेगी कि उसमें हमारी नीयत क्या थी। और जो नैब लॉ के अंदर तरामीम की गई है, ये वो तरामीम है जिसकी दो बेसिस हैं। एक, जो अदालत के अंदर फैसलों में लिखा गया या स्ट्रिक्चर्स में कहा गया, मीडिया में डिबेट हुआ, जब वो जो खान साहब के दौर में इनकी अपनी हुकूमत में नैब लॉ के अंदर तरामीम रिकमेंड की गई कि जी हमें बिजनेस क्लास को या हमें ब्यूरोक्रेसी को उससे तहफ़्फ़ुज़ देने की जरूरत है बोनाफाइडी फैसलों की सूरत में। इसके अलावा हमने उसमें कुछ नहीं किया। हाँ, प्रोपेगेंडे की हद तक ऐसे ही जैसे इनके खिलाफ आलमी साजिश हो गई थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, अमेरिका और यूरोप और सारी दुनिया इकट्ठी हो गई कि खान साहब का खात्मा मुमकिन नहीं है। इलेक्शन के हवाले से कायरा साहब, मैं क्योंकि एक मामला रहता है, हम बहुत सी अदवार पिछले एक दो दफा तो ये देख चुके, कोई एक को सिलेक्टेड कहता था और कोई दूसरे के ऊपर धांधली का इल्जाम लगाता था, तो उस पर इबाम तो आज खान साहब के बयान से भी नजर आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा मामला आगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया अक्टूबर के आखिर में तैयार है हम इलेक्शन के लिए, हुकूमत फैसला करे। मैं वलीद इकबाल साहब, जो बात जिसको आप भानुमती का कुंभा कह रहे हैं उसको वो लोग कलेक्टिव विजडम कहते हैं, तो ये बात आप लोगों को, इस चीज को आप लोगों को तो इनफैक्ट आम आदमी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी मुख्तलिफ ख्यालात के लोग बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे की हर बात को ओन करने को तैयार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत बड़े, उनके दरमियान सियासत के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन कायरा साहब कह रहे हैं कि हम उसको ओन करेंगे जो भी बात हो रही है और हम एक साथ। उसमें MKM भी है जो खान साहब की इत्तेहादी थी, उसमें काफ लीग भी है जो खान साहब की इत्तेहादी थी, उसमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी की है जो खान साहब की इत्तेहादी थी, तो उनके अपने इत्तेहादी भी हैं, उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी है, हम दो जमातों के। और इसी तनाजुर में अगर देखें तो फिर इदारे भी वन पेज पे हैं। जी, और मुल्क के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, ये भी कहा गया कि 10 साल ये कलेक्टिव विजडम जो है, ये जो है इनको हल करने में जो है वो इकट्ठे नहीं, अच्छा अगर इकट्ठे, यही कलेक्टिव विजडम जिसको मैं भानुमती का कुंभा कह रहा हूँ। मैं आपको ये एक बात अर्ज कर देता हूँ, और मैं सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ अपनी फील्ड के हवाले से, कानून की भी, मईशत की भी और सियासत की भी, कि जितने मसाइल पाकिस्तान के आज हैं 8 मार्च से पहले उससे कई दर्जे कम थे। ये मसलों को मल्टीप्लाई जो है ये किया है। आपने इस प्रोग्राम के आखिर में मईशत का रखा हुआ है ना हिस्सा, तो मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। मैं अब ये तशबीह आपको देता हूँ जो एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने दी है, जो कि अक्सर हमारे खिलाफ बयान देते रहे। अशफाक हसन खान साहब से आप वाकिफ हैं? जी, उन्होंने एक तशबीह दी थी हमारी गवर्नमेंट के टाइम की बात करते हुए कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ किस लेवल तक आ गई थी, एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुँच गई थी, रेमिटेंसेस कहाँ पे थी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग किस रेट पे बढ़ रही थी। एक ट्रेन एक पटड़ी पे चल रही थी जिसके ऊपर आप इख्तलाफ कर सकते थे कि वो 70 किलोमीटर फी घंटा पे चल रही है या 20 पे या 40 पे चल रही है, इस पे तो इख्तलाफ हो सकता था, लेकिन इन्होंने तो आके पटड़ी से ही उसको उतार दिया। आपने गिनवाया ना कि डॉलर की कीमत साहब ने जो सब्सिडीज खान साहब दे के गए थे उसके बारे में क्या कहा? जी, मैं आपको बताता हूं जी, उनकी सब्सिडीज के बारे में जो दे के गए थे, पूरा उसका इंतजाम मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास अपनी टर्म के एंड तक का प्लान मौजूद था और हम IMF के सामने भी खड़े हो गए थे और वो सब्सिडी जो दी थी उसके लिए बाकायदा उसकी सोर्सिंग की थी PSDP से नंबर 1 कोई तकरीबन 100 अरब, प्रोविंसेस के शेयर से 140 अरब रुपए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के डिविडेंड से 120 अरब रुपए, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यूज FBR ने अर्न किए हैं उससे भी तकरीबन कोई 440 अरब रुपए का पूरा हिसाब था जो IMF को दिया हुआ था और IMF के सामने खड़े हो गए थे। वो तो इसके बाद सारी कार्रवाई जो हो गई जो होनी थी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये तो उन्होंने, और अभी जरा आए इस गवर्नमेंट के कारनामे देख लें जी, मैं आपको गिनवा देता हूं जी। वजीर खारजा 25 तारीख से हिना रबानी खान साहब के साथ स्विट्जरलैंड में है, इससे पहले अमेरिका में थे। 20 करोड़ बार एसोसिएशन को मिले हैं, 135 करोड़ इश्तिहारात पर लगे हैं, 8 करोड़ से PM हाउस का स्विमिंग पूल बन रहा है, 20 करोड़ PM हाउस की आराइश के लिए है, 5 अरब जो है वो हेलीकॉप्टरों की मरम्मत के लिए, 5 बैरूनी दौरे पूरे खानदानी बारात के साथ, वजीर आजम की भतीजी को 20 गाड़ियों, 25 मोटरसाइकिलों और 200 पुलिस अफसरान का प्रोटोकॉल फराहम हुआ है, खर्चा आवाम की जेब से है। 5 घरों को वजीर आजम हाउस बनाया हुआ है, तामीर मरम्मत, यूटिलिटी बिल, ये पंजाब हाउस, गवर्नर हाउस, मरी हाउस, सब शरीफ फैमिली, ये बस देख लें। ये वो फिर इस तरह तो मुझे वो डायमंड की जो ऑडियो मुबैयन है उसको भी जिक्र में लाना पड़ेगा। वही फिल्म दोबारा चल रही है जो मुख्तसर वक्त के अंदर मैं चाहती हूं कि हम जो वो बात, ये जो बातें आप कर रहे हैं उसके अंदर हमें वो भी मुझे जरा थोड़ा सा कहिए जी कायरा साहब। ये गुजारिश ये है कि ये वही गिरदान है, एक फुटबॉल मैच है जो याद कराया गया है, हिफाजत करा दिया गया है, जो हर मामले में आप सवाल करें कि इंसान चांद पे कैसे पहुंचा और हम क्यों पीछे रह गए,
तो ये चांद पे जाने का आधा मिनट के बाद अल्टीमेटली आ जाएगा कि पाकिस्तान में ये बस प्रॉब्लम हो गया इसलिए अब चांद पे नहीं जा सके। सब कसूरवार ये पिछली हुकूमत ही थी। गुजारिश ये है हकायक के ऊपर बात करें, जो सवाल हो रहा है उस पर आए। हाँ यस, ग्रोथ हुई, इसमें कोई शक नहीं। एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमारे दौर में क्या ग्रोथ कम हुई थी? दहशतगर्दी का दौर था, पूरी दुनिया में स्क्वीज था, आलमी बहरान था। इसके बावजूद हमने 25.5 अरब रुपए का 25.5 अरब का आज से 10 साल पहले, भाई 10 साल पहले, उससे 10 साल से भी पहले हमने वो टारगेट अचीव किया था। अपने 10 सालों के अंदर, अपने 5 सालों के अंदर भी उसको सब्सटेंशियली नहीं बढ़ा सके। चले, लेकिन गुजारिश ये है कि हम जो कह रहे हैं ना 10 साल के लिए इकट्ठा चलने का, वो ये है कि अगर हमने आपस में, पंजाबी में कहते हैं ना कुकड़ को, अगर हमने ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है इससे बाहर निकले, और हमारी तनिष्ठ में ये बड़े अक्लमंद और फाजल आलम दोस्त हैं, इनको तो मुबारक हो, इनका अपना जहान। वो बंदा जो अपने जहान में खड़ा हुआ खुद को प्रेस कर रहा है, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। दुनिया सारी ये कहती है, हमारा दीन भी कहता है, डेमोक्रेसी भी कहती है कि आप कलेक्टिव विजडम के तहत फैसले करेंगे, आप मशावरत से फैसले करेंगे, बेहतर फैसले करेंगे। इनका मसला यह है कि जो इनके साथ वो जनती, जो इनसे परे है वो दोज़खी, जो इदारा इनके साथ वो बहुत अच्छा, जो परे हो गया वो गद्दार हो गया। इसी तरह अफराद का है। आज मेरा सिर्फ इतना सवाल है, अगर अवाम ने इनको वोट देना है बिल्कुल दें। आप जाइए, अवाम के इलेक्शन में जाएंगे, आप अपने वोट से अगर आ जाते हैं तो ठीक है, आप फैसले कर लें। हमें आप गालियां देने का आपको रिवाज है, आदत है। मुझे कायरा साहब एक और बात कहिएगा, छोटी सी एक आखिरी गुजारिश। जितनी बातें इन्होंने कही हैं, 5 अरब हेलीकॉप्टरों का, 10 अरब फलां का, 4-5 घरों का, किसी एक का सबूत नहीं है इनके पास। सिर्फ ये फर्जी बातें। लेकिन यही सिलसिला कायरा साहब, कल परसों से वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, फराह गोगी के नाम के ऊपर एक सियासत हो रही है, उसका क्या एविडेंस और मुकदमा है जो गवर्नमेंट जिसकी बुनियादों पर? फराह गोगी का उनके पास उसके पूरे एसेट्स हैं। मेरे पास, मैंने उसकी बात नहीं की, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे सामने तो जो बात होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके पास फराह गोगी की पूरी एविडेंस मौजूद है, वो उनके खिलाफ ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आप जरूर उनसे पूछिए। लेकिन सामने तो मुबैयन ऑडियो ही रखी जाती है, इसको दोनों डिनाई कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुन ले। मैं भी उन्हें कहूंगा कि वो आपको उसकी फुल एविडेंस दें। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई ने जितना इल्जाम लगाया, वो सारे 5 घर भी हैं, सबके खर्चे हो गए हैं, रिपेयर मेंटेनेंस हो गई है, पता नहीं क्या क्या, सारा मुल्क उनके नाम हो गया, किसी एक का सबूत नहीं है। वही है एक फिलॉसफी, इतना झूठ बोलते चलो जो बोलते चले जो बोलते चले। कायरा साहब एक और बात कहिएगा जाते जाते, क्योंकि हमें पता है आपने जाना है, एक बात और कहिएगा, जरदारी साहब की जो मुलाकातें हमजा साहब से हुई, खबरें ये हैं कि परवेज इलाही साहब काफ लीग के साथ कोई डील हो रही है कि वो स्पीकर रहें, और जरदारी साहब इसमें कोई रोल प्ले कर रहे हैं। क्या आप इसी को बात कंफर्म कर सकते हैं कि कोई बातचीत इस वक्त काफ लीग से? मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और काफ लीग के तो ऑलरेडी आधे लोग हमारे साथ हैं, आधे खान साहब के साथ हैं। हाँ, वो काफी, पता नहीं हमारे साथ वाले अब गद्दार हो गए और परवेज़दारी वाले जो हैं वो शायद वफादार हों मुल्क के, लेकिन वो भी जमात 2 हिस्सों में है। और इसका फैसला हमजा साहब ने तो करना नहीं है कि परवेज़दारी साहब रहेंगे या नहीं, वो तो कोalition करेगी या शहबाज शरीफ साहब करेंगे, उनके साथ मशावरत हुई होगी, मैं नहीं कहता नहीं, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, लेकिन अल्टीमेटली फैसला तो यहाँ होना है। लेकिन इसके ऊपर उस मुलाकात को इस रंग में दिया जा रहा है, मुझे उसकी डिटेल का पता नहीं है, लिहाजा मैं उसके ऊपर फाइनल वर्ड दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके जो इकोनॉमी का मुवाजना इस वक्त किया जा रहा है दोनों अतराफ से, उस पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट ओपिनियन हम जैगम साहब का हासिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैगम खान साहब, अब जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अवाम जो देख रहे होते हैं उनके सामने 2 किस्म की बातें होती हैं। एक तरफ खान साहब हैं जिस एम्फेसिस के साथ वो बात करते हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने घुटने टेक दिए IMF के सामने। आज उन्होंने जो बात की उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि हमने रोका हुआ था, IMF हमें कह रहा था कीमतें बढ़ाओ, लेकिन हम नहीं उनके सामने झुके, लेकिन ये आते गए तो उन्होंने ये काम कर दिया। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब भी, आज जो बिजनेस कॉन्फ्रेंस चली, आप मुझे ये भी बताएगा कि उसको आप कैसे देखते हैं, कितनी अहम है। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इनके मुआहदे के तहत चलते हैं तो हमारी एफर्ट्स हैं, वरना 300 रुपये के ऊपर पेट्रोल होता आज। हकीकी तौर पे क्योंकि अब बजट भी आने वाला है, तो अवाम के सामने क्या हकायक होने चाहिए मईशत के हवाले से, अगर हम कंपैरिजन करें तो? देखिए, अब सब मईशत को देखने के 2 पहलू हैं। एक तो आप एक तरफ एलीट को रखते हैं और दूसरी तरफ लोगों को रखते हैं, और लोगों से मुराद है 50% से लोग जो ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जिनका कभी नहीं सोचा गया, जिनको तालीम नहीं दी गई, जिनको सेहत नहीं दी गया, जिनके लिए कभी कुछ नहीं किया गया। और दूसरी तरफ
पॉलिटिकल एलीट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, जिन्होंने कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई कि जिनसे उनका बेहतरी हो सके और जो यहाँ तक ले आई है। ये तो खैर लंबी बात है, हम इसे बाद में किसी वक्त करेंगे। अभी जो आप पूछ रही हैं कि इस वक्त की जो हमारी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इसका कौन जिम्मेदार है। बड़ी जाहिर सी बात है, ये एक महीने में पैदा नहीं हुई। इस माशी साल के पहले 10 महीने के आप स्टैटिस्टिक्स अगर देख लें तो वाजे हो जाता है कि हम कितने खौफनाक क्राइसिस में इस वक्त हैं, और इस वक्त आग को बुझाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक श्रीलंका जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। कितनी इकानमी शानदार थी वो देख लीजिए कि इस माशी साल का जो पहले 10 माह थे, माफ़ कीजिएगा, जो इमरान खान की हुकूमत के थे, उसमें आपने 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की और 65 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स की। 40 बिलियन डॉलर का आपका जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, तिजारती खसारा था। 13 बिलियन डॉलर का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था। आपका जो फ़र्क है हुकूमत के खर्च में और हुकूमत की आमदनी में, वो 5000 अरब रुपए था। 5000 अरब रुपया कितना होता है? आपकी कुल पाकिस्तान की मईशत का 9% होता है, और ये वो होता है जो टोटल पाकिस्तान की जो इस वक्त टैक्सेशन है वो 9% के बराबर है। यानी आपका खाली बजट का खिसारा आपकी टैक्स की आमदनी के कहीं आसपास बराबर बनता है। अब आपके पास ना तो रुपए हैं, आप देखिए 5000 अरब का आपका फिस्कल डेफिसिट है तो इसका मतलब है रुपए नहीं है। दूसरी तरफ अगर 13 बिलियन डॉलर का आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है तो इसका मतलब है डॉलर भी नहीं है। और सबसे बड़ी जो मेरे नज़र में एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, मैं मुजरिमाना का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो ये है कि इस हालत में IMF का प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया गया ओनली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, और उसकी वजह से जो डॉलर्स का इनफ्लो था वो बंद हो गया। मार्केट में एक गैर यकीनी फैल गई, उसकी वजह से डॉलर पर जो है आपके रुपए पर दबाव पड़ा, डॉलर बढ़ना शुरू हुआ, और इस वक्त की हम सिचुएशन में आ गए। ये है सिचुएशन आज की। अब क्या हुकूमत किस तरीके से डील कर रही है? पहले महीने में क्या मैं मुतासर हुआ इस हुकूमत से? मेरा नहीं ख्याल कि इनकी अभी तक की कारकर्दगी से हम कोई बहुत मुतासर हुए हैं, लेकिन जाहिर है 2-4 चीजों के ऊपर कमेंट कीजिएगा क्विक ज़ैगम साहब। एक तो ये जो मैं कताकलामी के माजरे सर 2-3 चीजें। अच्छा, आज ये कहा, पहले बड़े एक पॉपुलर बयान के तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने सरकारी अफसर जो दफातर हैं उनको सैटरडे को भी खोलने का कहा, आज उसको वापस लेना पड़ा, बल्कि अब कह रहे हैं कि जुम्मे के रोज को भी हाफ कर दिया जाएगा एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए। फिर उसके अलावा जो उन्होंने इंपोर्ट्स पे बैन लगाया था, IMF उससे भी बहुत नाखुश था, ये भी वापस लेना पड़ेगा। तो क्विक रिलीफ के लिए जो ये चीजें कर सकते थे, आज कायरा साहब ने ये बात कही है कि अब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो है वो टारगेटेड सब्सिडीज करें। तो ये इससे कुछ इनको फायदा है, या फिर बैक टू बैक आप समझते हैं तसलसल है गलत फैसलों का जो अभी भी चल रहा है? ज़ैगम साहब को गालिबन हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। चलें एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो हम फिर जो कुछ पंजाब की खबरें हैं उसके बारे में भी वली साहब का एक कमेंट शामिल करेंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि अब खान साहब की क्या स्ट्रेटजी होगी। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब सेनेटर साहब 2 बातें कहिएगा। एक तो अगर मीशत के ऊपर जो बात हो चुकी है उस पर अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें, हमने क्योंकि आगे बजट आना है तो इसी के ऊपर बात करना है। मेरे लिए बड़ी दिलचस्प था एक एक्सचेंज ट्विटर के ऊपर मोनिस सलाई साहब और चौधरी एजाज चौधरी साहब के दरमियान। एजाज चौधरी साहब ने चौधरी सालिक की और उनके जो भाई हैं शाफी हुसैन साहब, उनकी वीडियो शेयर की मुलाकात करते हुए हमजा साहब के साथ, उसके ऊपर तंज किया। मोनिस सलाई साहब वहाँ पर आए फौरी तौर पर, बेशक वो कितना स्ट्रांगली आप लोगों के साथ शामिल है, लेकिन उन्होंने हिमायत की अपने रिश्तेदारों की। उन्होंने ये बात कही कि जैसे आज़ादी मार्च में कुछ PTI के रहनुमा खुद गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच गए थे, ये दावा हुकूमत तो कर रही थी कि आप लोग बड़ी ख्वाहिश रखते थे कि उस दिन गिरफ्तारियां हो, लेकिन क्या ऐसा हो भी रहा था? ये किसके बारे में वो बात कर रहे होंगे मोनिस साहब? मैं तो ऐसी कोई बात जो है नहीं सही जानता। मैं पहले आपको ये अर्ज़ कर दूं कि अभी ज़ैगम साहब ने कहा कि जी ये गवर्नमेंट की, इस गवर्नमेंट का तो चलो जिक्र किया, पिछली का कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं थी जो अवाम दोस्त हो या ऐसी कोई बात। मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे मुश्किल फ़ैसले हमारी गवर्नमेंट ने किए और कैसे चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में, जिनका वाहिद जो था महवर वो पाकिस्तान के गरीब लोग थे, और उसमें सबसे सरे फहरिस्त है जो, और पूरी पार्टियां सारी जो थी यही भानुमती का कुंभा पिल पड़े थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे उस वक्त कि जब लॉकडाउन नहीं किया कोविड पे, उन्होंने कहा जी हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, ये गरीब लोग जो हैं, ये छाबड़ी वाले, ये रेडी वाले, ये मजदूर, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते इस तरह की जो है
मईशत का लॉकडाउन, और पाकिस्तान को दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में रेट किया गया। फिर एहसास प्रोग्राम, आपके यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सी चीज़ें की। और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जिस किस्म के बहरान के अंदर अब मुल्क इस वक्त है मईशत के हवाले से, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे वक्त में चैलेंजेस नहीं थे, उससे कहीं बेहतर रहता अगर ये कार्रवाई ना होती जो हमारी हुकूमत के खिलाफ की गई है। और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जो जमात इस्लामी के, मैं दाद देता हूँ उनको, कहा जब नहीं किया चलाना आता था तो पंगा क्यों लिया, और ये फंस गए। इकोनॉमी हमारे जो सियासी साइड है, उसके अलावा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट की साइड है, उनके लिए भी बहुत बड़ा महवर रहता है उनकी तवज्जो का। जैसे हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी इकोनॉमी के ऊपर बेस करके आप लोगों के वक्त के अंदर, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि इस वक्त उनको भी बॉदर नहीं करा। इनफैक्ट जो खान साहब ने उस दिन बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस वजह से, इकोनॉमी की वजह से हमारे एटमी असासे खुदा न खास्ता हमसे छिन सकते हैं, उसके ऊपर कल बड़ा बाकायदा तौर पे तनकीद की गई कि इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं, उसमें जो ज़्यादा अहम बात खान साहब ने की थी, एक ये ज़िमनी बात थी कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, उसकी सॉलिडारिटी को जो है एक ख़तरा जो है, उन्होंने एक रिस्क, अगर इकोनॉमी का मजीद हाल ख़राब हुआ। नहीं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अगर सही फैसले ना किए गए, ठीक है, और उसमें मैं सिर्फ बदकिस्मती से, और मैं बड़े ही अफसोस के साथ ये इस बात का मुझे इतराफ़ करना पड़ता है पाकिस्तान के शहरी होने के तौर पे कि हमारी अपनी तारीख़ में एक मिसाल मौजूद है, फ़ैसले गलत ही हुए थे ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका हुआ है। हमारी अपनी तारीख़ में मिसाल मौजूद है, दुनिया के दीगर ममालिक की तारीख में मिसालें मौजूद हैं जब उनको डिसार्म किया गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अब ये देख लें कि अब फील्ड मार्शल अयूब खान अपनी किताब में लिखते हैं कि बंगालीज ऐसी रेस हैं जो कि फ्रीडम को नहीं समझना जानते, जो साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली या क्या ऐसे कोई अल्फाज थे उनके, कि वो अपना आज़ादी को नहीं जानते। अब हमारे इसी भानुमती के कुंभे के वज़ीर आज़म ने परसों मिसाल क्या दी है कि 27 अरब पे हमारी एक्सपोर्ट्स हैं और 40 अरब पे उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये देख लेना, ये हमारा एटीट्यूड, ये गलत फैसले थे ना, गलत फैसलों की नतीजे में बहुत से गलत फैसले बहुत से लोगों ने किए। तो नहीं, इस वक्त सही फैसला सिर्फ एक ही है, आम इंतखाब। आम इंतखाब, और इसमें आम इंतखाब में ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है कि पीटीआई विल बी द मेजॉरिटी। लेकिन आप लोग उसके नताइज भी तो नहीं मानेंगे। आज ही तो खान साहब ने कहा कि अगर साफ और शफाफ, आज ही डॉन के पहले सफे पे आपने देखा है क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक खानदान के एक मतलब वोट उधर डाला हुआ है, उधर डाला हुआ है, उधर डाला हुआ है। कल उन्होंने आके डिनाई किया, किन्होंने डिनाई किया? मैं आपको, मेरे पास मेरे फोन भरा हुआ है मैसेजेस से। वक्त भी सारे इसके साथ ही खत्म हो गया, लेकिन सेनेटर और अब वो नादरा से मदद ले रहे हैं, आपका अखबार बता रहा है। बिल्कुल, मैंने यही पढ़ा, लेकिन उसको जो आप लोग जो इल्जाम लगा रहे थे उसको उन्होंने कल आके कैटेगोरिकली डिनाई किया, और साथ ही कि अक्टूबर तक हम तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए, गवर्नमेंट फैसला करे। लेकिन गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे। बहुत शुक्रिया सेनेटर वलीद इकबाल साहब आपके कीमती वक्त का। जैगम हमारे साथ मौजूद थे, उनका तबसरा आपने सुना, उनका भी बहुत शुक्रिया। और कायरा साहब ने भी इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।